डॉन एक्सप्रेस, आईना सच का। नमस्कार, द डॉन एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आशा है आप सब सुखी व स्वस्थ होंगे। कोरोना वायरस महामारी की प्रकोप की वजह से महाराष्ट्र में साल में एक बार होने वाली सबसे बड़ी पंढरपुर धार्मिक यात्रा बेहद सादगी से संपन्न होगी। सामान्य दिनों में पंढरपुर यात्रा में 5 लाख से ज़्यादा की संख्या में श्रद्धालु भाग लेते हैं। इस धार्मिक यात्रा में श्रद्धालु आलंदी और देहू तीर्थ क्षेत्रों से 164 किलोमीटर पैदल चलकर पंढरपुर पहुंचते हैं। महाराष्ट्र में सबसे बड़े धर्म पर्व में इस बार लाखों श्रद्धालु हिस्सा नहीं लेंगे। इस वर्ष सभी संतों की चरण पादुकाएं देहू और आनंदी के मंदिर में 10वीं तक रखी जाएंगी। पंढरपुर बाड़ी की संत निवृत्ति, संत ज्ञानदेव, संत सोपान, संत मुक्ताई, संत एकनाथ, संत नामदेव और संत तुकाराम की पालकियां 10वीं के दिन एकादशी से पहले हेलीकॉप्टर, कार या बस से पंढरपुर पहुंचेंगी। इन संतों से भगवान विट्ठलनाथ की पारंपरिक भेंट कराई जाएंगी। इस धार्मिक यात्रा में संत ज्ञानेश्वर और संत तुकाराम की पादुकाओं के साथ सैकड़ों संतों की चरण पादुकाएं लेकर लोग पैदल पंढरपुर की यात्रा करते हैं। बता दें, इससे पहले साल 1912 में प्लेग के चलते और 1945 में दूसरे विश्व युद्ध के चलते पंढरपुर में भक्तों की संख्या कम जुटी थी। यह परंपरा 800 साल पहले से शुरू हुई है। महाराष्ट्र परिवहन की एक बस से संत तुकाराम और ज्ञानेश्वर की पादुकाएं आज 30 जून को पंढरपुर पहुंचाई जाएंगी। वहीं अगली खबर, चार धाम यात्रा को लेकर उपामोह अब खत्म हो गया है। 1 जुलाई से यात्रा शुरू होगी, लेकिन इसके लिए केवल राज्य के लोगों को ही अनुमति दी जाएगी। कंटेनमेंट जोन के अलावा क्वारंटाइन किए गए लोगों को यात्रा की इजाज़त नहीं होगी। बाहरी राज्यों के लोगों को फिलहाल यात्रा की अनुमति नहीं होगी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम बोर्ड के सीईओ रविनाथ रमन ने मध्य शनिवार देर शाम हुई बैठक में इस पर सहमति बनी। पंजीकरण राज्यवासियों को राज्य में निवासरत होने का प्रमाण पत्र देना होगा। यात्रा के लिए जिला व स्थानीय प्रशासन जारी करेंगे। सुरक्षित शारीरिक दूरी के मानक, मास्क आदि का पालन करना होगा। श्रद्धालुओं की दैनिक संख्या बद्रीनाथ 1200, केदारनाथ 800, गंगोत्री 600, यमुनोत्री 400। चमोली और रुद्रप्रयाग के जिलों को पूर्व में बद्रीनाथ और केदारनाथ में जाने की अनुमति दी जाने के बावजूद इसकी संख्या बेहद कम रही। चारधाम देवस्थानम बोर्ड से मिली जानकारी के मुताबिक 9 जून से अब तक बद्रीनाथ में 213 और केदारनाथ में 57 लोगों ने ही दर्शन किए हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि राज्य के लोगों को अनुमति देने पर भी श्रद्धालुओं की आमद कम ही रहेगी। वहीं अगली खबर, कोरोना संक्रमण के चलते बद्रीनाथ धाम की तीर्थ यात्रा रुकी होने के बावजूद यहाँ की बद्री तुलसी ऑनलाइन बिक रही है। पूर्व में धाम की यात्रा पर आ चुके श्रद्धालु बद्रीनाथ धाम के सटे बामणी के ग्रामीणों से ऑनलाइन तुलसी की माला खरीद रहे हैं और ऑनलाइन ही भक्तों को दिखाकर भगवान बद्रीनाथ को अर्पित कर रहे हैं। तुलसी की यह माला 101 से 501 रुपये तक बिक रही है और हर रोज़ 50 से अधिक मालाएं भगवान को चढ़ाई जा रही है। बामणी गांव में इन दिनों लगभग 70 से 80 परिवार निवास कर रहे हैं। गांव के युवा और महिलाएं कृषि कार्य के साथ साथ सुबह तुलसी तोड़कर इनकी माला बनाने में जुट जाते हैं। ग्रामीण भक्तों से ऑनलाइन संपर्क कर उनके नाम से बद्रीनाथ धाम में प्रसाद व तुलसी भेंट करने की सहमति मांगते हैं। अनुमति मिलने पर संबंधित व्यक्ति को इसका ऑनलाइन भुगतान हो जाता है। इसके बाद भक्तों की ओर से तुलसी की माला भगवान बद्रीनाथ को चढ़ाई जाती है। वहीं अगली खबर, कोरोना संकट के बीच पहली बार श्री अमरनाथ यात्रा का लाइव टेलीकास्ट होगा। ऐसा पहली बार होगा। श्रद्धालु अपने घर में बैठकर भी बाबा बर्फानी की आरती देखेंगे। बोर्ड ने तीर्थ यात्रा के दौरान सुबह और शाम की पूजा का लाइव टेलीकास्ट करने के लिए डीडी नेशनल से संपर्क किया है। 5 जुलाई व्यास पूर्णिमा से 3 अगस्त रक्षाबंधन तक सुबह व शाम दोनों वक्त की आरतियों का दूरदर्शन का सीधा प्रसारण होगा। पवित्र गुफा से 1.2 किलोमीटर दूर निचली गुफा के पास नया हेलीपैड बनाया जा रहा है। पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी को 30 जून तक इसका काम पूरा करने के लिए कहा गया है। तीर्थ यात्रा अगले महीने से शुरू होने की संभावना है। बाबा अमरनाथ की पवित्र गुफा के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की पहले जम्मू में कोरोना संक्रमण की जांच होगी। जांच में निगेटिव पाए जाने पर ही उन्हें यात्रा की अनुमति दी जाएगी। मंडलायुक्त जम्मू संजीव वर्मा ने रविवार को
श्री अमरनाथ की पवित्र गुफा की वार्षिक तीर्थ यात्रा को निर्विघ्न रूप से संपन्न कराने की तैयारियों पर अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने श्रीनगर नगर निगम की यात्री निवास को पूरी तरह से सैनिटाइज करने और विषाणु मुक्त बनाने का निर्देश देते हुए कहा कि मोबाइल शौचालयों का पर्याप्त संख्या में प्रबंध होना चाहिए। उन्होंने पर्यटन विभाग को यात्रा शुरू होने से पहले ही यात्री निवास की आवश्यकता मरम्मत करने का निर्देश दिया। उपराज्यपाल ने 5 जुलाई को व्यास पूर्णिमा से 3 अगस्त को श्रावण पूर्णिमा पर मुख्य पूजा संपन्न होने तक पवित्र गुफा में भगवान शंकर के शिवलिंग स्वरूप की पूरे पौराणिक मान्यताओं के अनुरूप पूजा करने के आदेश दिए हैं। वहीं अगली खबर, पाकिस्तान को अक्सर ही लोग आतंकी देश के रूप में देखते हैं। इसे आतंक का पनाहगार कहना गलत नहीं होगा। ऐसे में सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के वंशज और अजमेर दरगाह के प्रमुख दीवान सैयद जुनैल ओबदीन अली खान ने पाकिस्तान की नापाकी पर हमलावर होते हुए गंभीर आरोप लगाए। इसी मामले में पाकिस्तानी पीएम को आड़े हाथों में लेते हुए दीवान ने कहा कि पाक संसद में एक आतंकी को शहीद कहकर कहना साबित करता है कि आतंकवाद पाकिस्तान का स्टेट पॉलिसी है। उन्होंने पाक पीएम के बयान की निंदा की और कहा कि इमरान खान ने जो बयान पाक संसद में दिया वो बड़ा शर्मनाक है। उनका ये बयान आतंकवाद के प्रति पाकिस्तान के रवैये को साफ जाहिर करता है। उन्होंने कहा कि चीन जैसे देश आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए पाकिस्तान जैसे देश को हथियार और आर्थिक मदद देते हैं। अजमेर के दीवान ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान अब लश्कर-ए-तौयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे संगठनों को होने वाली फंडिंग रोक नहीं सका। इसी का परिणाम है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF ने बुधवार पाकिस्तान को ग्रे सूची में रखने का फैसला लिया है। उन्होंने FATF के फैसले का समर्थन करते हुए कहा कि भारत को बार बार निशाना बना रहे लश्कर-ए-तौयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों को पाकिस्तान मदद करता आया है। दीवान ने चीन पर आरोप लगाते हुए कहा कि पाकिस्तान की आतंकी हरकतों को चीन का समर्थन रहता है। इसी वजह से इस्लाम का नाम लेकर आतंक फैलाने वाले संगठन चीन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते। हालांकि सच्चाई ये है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा मुसलमानों पर अन्याय और उसके अधिकारों का हनन चीन में ही हो रहा है। चीन मुसलमानों को हर तरह से प्रताड़ित करता आ रहा है। वहीं अगली खबर, देश के सबसे बड़े क्वारंटीन सेंटर राधा स्वामी सत्संग ब्यास में नई दिल्ली नगर पालिका परिषद NDMC के कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है, जबकि पहले से ही NDMC मैन पावर की कमी की मार झेल रहा है, जिसके चलते NDMC की कई विभाग संविदा कर्मचारियों से चलाए जा रहे हैं। मात्र 25% मैन पावर के जरिए काम चला रहे NDMC में अगर लुटेनियन जोन में कोई परेशानी हुई तो विभाग को कई प्रकार की परेशानियों का ऐसे सामना करना पड़ सकता है। सबसे ज़्यादा RMR कर्मचारियों से काम लिया जा रहा है। जो कर्मचारी अपने वेतन से घर नहीं चला सकते वो वाहन किराए पर लेने का जोखिम उठाकर भाटी माइंस तक कैसे पहुंचेंगे, जो कि साउथ दिल्ली DM ऑफिस से भी करीब 18 किलोमीटर दूर है। विभाग द्वारा परिवहन की कोई व्यवस्था अभी तक नहीं की गई है। नई दिल्ली पालिका कर्मचारी संघ के अध्यक्ष सुधाकर कुमार ने बताया कि कई ऐसे कर्मचारियों की भी ब्यास में ड्यूटी लगाई गई है जो हाल ही में कोरोना संक्रमण को झेल चुके हैं। लगातार RMR कर्मचारियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर अधिक काम व कम वेतन दिया जा रहा है। ऐसे कर्मचारियों का ड्यूटी करना उनके परिवार व आश्रितों के लिए आर्थिक मसला है। इसलिए यह भी तय किया जाना चाहिए कि दिल्ली सरकार या NDMC द्वारा घोषित मुआवजे उनके परिजनों को मिलेगा। पहले ही NDMC में मैन पावर कम है और ऐसे में हर जगह ड्यूटी लगा दिया जाना न्याय संगत नहीं है। वहीं अगली खबर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज दिल्ली में कोरोना के मामलों को लेकर उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया द्वारा की गई भविष्यवाणी पर असहमति जताई। अमित शाह ने कहा कि मनीष सिसोदिया ने जून की शुरुआत में कहा था कि जुलाई अंत तक राजधानी में कोरोना के मामले बढ़कर 5.5 लाख हो जाएंगे, जिससे लोगों में डर बैठ गया था। उन्होंने यह भी कहा कि राजधानी में अभी कोरोना का कोई कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं हुआ है, अब किसी को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अमित शाह ने बताया कि देश की राजधानी में कोरोना वायरस को फैलने से रोकने और विभिन्न स्तरों पर समन्वय को बेहतर बनाने के लिए केंद्र और दिल्ली सरकार के संयुक्त प्रयासों और मल्टी एजेंसियों मिक्सिंग के जरिए कोई अहम कदम उठाए गए हैं। वहीं अगली खबर, चीन की सरकार देश में मुस्लिम आबादी पर अंकुश लगाने के अपने अभियान के तहत उइगर एवं अन्य अल्पसंख्यकों के बीच जन्म दर को घटाने के लिए सख्त से सख्त कदम उठा रही है, जबकि वह देश के हान बहुसंख्यकों को अधिक बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है।
आंकड़ों, राज्य के दस्तावेजों तथा निरोध केंद्र में पूर्व में रखे गए 30 लोगों, उनके परिवार के सदस्यों और निरोध केंद्र के पूर्व प्रबंधक के साक्षात्कारों पर आधारित एक पड़ताल के मुताबिक पहले कोई महिला जबरन गर्भ निरोध के बारे में बोलती थी, लेकिन यह चलन पहले के मुकाबले ज़्यादा बड़े पैमाने पर और सुनियोजित तरीके से शुरू हो चुका है। शिनजियांग के सुदूर पश्चिमी क्षेत्र में पिछले 4 साल से चलाए जा रहे अभियान को कुछ विशेषज्ञ एक तरह से जनसांख्यिकी नरसंहार करार दे रहे हैं। साक्षात और आंकड़े दिखाते हैं कि यह प्रांत अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं को नियमित तौर पर गर्भावस्था जांच कराने को कहता है, उन्हें अंतर्गर्भी उपकरण लगवाने के अलावा नसबंदी करवाने तथा लाखों महिलाओं को गर्भपात कराने के लिए भी मजबूर करता है। जनसंख्या नियंत्रण के इन उपायों पर बड़े जोर पैमाने पर लोगों को हिरासत में लेकर दिया जाता है। निरोध केंद्र में भेजे जाने को धमकी के साथ ही जन्म दर पर काबू करने में विफल रहने पर दी जाने वाली सजा का उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। पुलिस छिपे हुए बच्चों की तलाश के लिए घरों पर छापे मारती है। डरे हुए माँ बाप को चेतावनी देती है कि 2 से ज़्यादा बच्चे पैदा करने की वजह से जुर्माना नहीं देने पर उन्हें निरोध केंद्रों में भेजा दिया जाएगा। सरकार कई माओं को दूसरे या तीसरे बच्चे के जन्म के बाद IUD लगवाने का आदेश देती है। साभार, डेली हंट, डेली होम। धन्यवाद। द डॉन एक्सप्रेस।